क्योंकि अब टाइम आ गया है, जनवरी पूरा, और अब हम लोग को जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी में इंट्रोडक्शन कर लेना चाहिए। तो अब जितने ही जल्दी ये चैप्टर कंप्लीट होते हैं, जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी की तरफ हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। और जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी में मैं चाहूँगा कि आप एक भी दिन क्लास ना छोड़ें। वैसे भी आपको वैसे भी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि एक दिन क्लास छोड़ने का मतलब है आप फिर चैप्टर को फिर पकड़ नहीं पाएंगे, उसकी पेस पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर और भी बहुत सारे कैलकुलेशंस हैं। ओके, सो आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी। एंड इट्स कंजर्वेशन। चैप्टर बहुत बढ़िया, बैठ जाओ बेटा। किसको बुलाना है? स्टूल बुलाओ। अरे बेशर्म बालक, उठो और देखे आओ उसे, इधर से आओ। गुरुदेव आप ही दे देते तो क्या हो जाता है? एक बीमार और है उधर, उसको भी पहुंचा, पीछे पास करो। और कोई? ओके, एकदम शांत। इसे पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें लिविंग वर्ड को मालूम होना चाहिए। और जब हम लिविंग वर्ड के बारे में जानते हैं तो इस दुनिया में लिविंग लोग बेसिक दो तरीके के थे, एक प्लांट और एक एनिमल। सो प्लांट की क्वालिटीज अलग है, एनिमल की क्वालिटीज अलग है। प्लांट और एनिमल एक दूसरे में होमोजीनस नहीं है, हेट्रोजीनस है। तो लिविंग वर्ड के अंदर बायोडाइवर्सिटी का क्या मायने है सर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी? तो बोलते हैं इट इज हेट्रोजेनिटी अमंग द लिविंग वर्ड। हेट्रोजेनाइटी और हेट्रोजेनिटी। हम लिविंग वर्ड में हेट्रोजेनिटी ढूंढें, अलग अलग प्रकार के लोगों को ढूंढें। यही हेट्रोजेनिटी लिविंग वर्ड में बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। इट इज कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी। फॉर एग्जाम्पल, आर.एच. विटेकर साहब को याद करिए आप, याद है? और आर.एच. विटेकर ने कहा कि दुनिया में 5 तरीके के किंगडम होने चाहिए, और हैं भी। नंबर 1 इज नोन एज मोनेरा, नंबर 2 इज नोन एज प्रोटिस्टा, नंबर 3 इज नोन एज फंजाई, नंबर 4 इज नोन एज प्लांट, और नंबर 5 इज एनिमल। सब एक जैसे कि अलग अलग? सो एवरी किंगडम इज डिफरेंट फ्रॉम अदर किंगडम। आप बोलेंगे सर डिफरेंस क्या है, एक बार वो भी बता दीजिए। तो मैं बताता हूं। आप देखेंगे मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों कैसे हैं? यूनिसेलर। फंजाई, प्लांट, एनिमल इज मल्टीसेलर। तो आपने कहा कि सर ये तो दोनों एक ही जैसे हो गए, इसमें हेट्रोजीनस क्या? ये भी यूनिसेलर, ये भी यूनिसेलर। तो मैंने कहा ये यूनिसेलर है, लेकिन कैसा है? प्रोकैरियोटिक। ये यूनिसेलर है, यूकैरियोटिक। फिर किसी ने कहा सर ये तो तीनों के तीनों यूकैरियोटिक है।
तो इनमें क्या डिफरेंस है? ऑल 3 आर यूकैरियोटिक। इनमें तो सिमिलरिटी हो गई, सबके सब मल्टी सेलुलर, सबके सब यूकैरियोटिक। मैंने कहा इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग है। बातें मत करो। स्टूल चाहिए भाई, पहुंचाओ पीछे से। और एक दे दो। बोले सर इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग अलग है। प्लांट है ऑटोट्रोपिक, एनिमल और फंजाई है हेट्रोट्रोपिक। जिसमें से एनिमल है हेट्रोट्रोपिक होलोजोई, यानी जो लोग प्रेडेशन करके खाएं। क्या खाएं? प्रेडेशन। और फंजाई है हेट्रोट्रोपिक सैप्रोफिटिक। मैं केवल अपने पॉइंट को प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं एक्चुअली आपको क्या बताता हूं। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें बहुत विभिन्नताएं हैं, डिफरेंस है। इन विभिन्नताओं को ही बायोडाइवर्सिटी बोला गया है। इट इज अ हेट्रोजेनिटी अमंग द लिविंग वर्ल्ड। 5 बड़े ग्रुप तो केवल इन्हीं विभिन्नताओं के बेसिस पर है। नंबर 1 मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट। और बोलते हैं एनिमल नाम लेने से कुछ नहीं होगा। एनिमल खुद में 9-10 फाइलम याद है। yes, एक पोरीफेरा, गजब बात है भाई। अच्छा पढ़ रहे हो आप लोग, जो भी पढ़ा रहा अच्छा पढ़ा रहा आपको। एक बोला गया नॉन कॉर्डेट। बोलो कौन? जिनके पास नोटोकॉर्ड नहीं है, नॉन कॉर्डेट है। yes, और बेटा कुछ लोग हैं कॉर्डेट। पक्का? yes, और कॉर्डेट में 5 लोग, फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स। इवन कॉर्डेट आपस में अलग है। मछलियां जैसी हैं वो पक्षी भी वैसे ही। फिश अलग, एम्फीबिया अलग, रेप्टाइल अलग, बर्ड्स अलग, मैमल। बोलते मजाक क्या कर रहे हो भाई साहब? आप किसी भी एक स्पीसीज को उठाओ दूसरी स्पीसीज से, वो एक जैसी की अलग है। अलग गधे और घोड़े दोनों देखने में एक जैसे हैं, लेकिन फिर भी उनमें विभिन्नता है। लॉयन और टाइगर हो सकता है एक जैसे लगे, लेकिन उनमें विभिन्नता है। बंदर और आदमी एक जैसा उठाओ, एक ही जैसा है। वो सर आप की तरह लगता है। हाँ मैं समझता हूँ, मन में जो बातें चलने लगता है। तो नॉन कॉर्डेट, कॉर्डेट से अलग, कॉर्डेट में भी 5 लोग अलग, नॉन कॉर्डेट में पोरीफेरा से सीलेंटेटा तक अलग। तो ये सब लोग होमोजिनस की हेट्रोजिनस? इतनी सारी विभिन्नता को डेटा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। डेटा। और इस पूरे चैप्टर में जो भी बच्चा गणित में मजबूत, वो ये चैप्टर बहुत जेब में रखता है। और जो गणित में मजबूत नहीं, वो इस चैप्टर में सर पकड़ के बैठता है, पता नहीं क्या पढ़ाना चाहता है। उन्होंने कहा कि इस दुनिया में तो 20,000 तो केवल चींटियां हैं। 20,000 एंड्स। चींटियां की चाचियां? चाचियां। एंड्स एंड ऑन दोनों में अंतर होता है। तो मोर देन 20,000 टाइप ऑफ तो चींटियां हैं भाई साहब। तुम कहोगे सर हमने तो एक ही प्रकार की चींटी देखी है, एक लाल और एक काली। एक बड़ा वाला चीटा देखा है, एक पंख वाला चीटा देखा है। तो बोलते चिंता मत करो, अफ्रीका के जंगलों में जाओ, मोर देन 20,000 टाइप की तो चींटियां मिले। बोलते हैं लगभग 20,000, 20,000 तो आपको ऑर्किड मिलेंगे। अब मुझे कैसे याद रहते हैं डाटा? मैं सोचता हूँ ऑर्किड के फ्लावर में एक चींटी बैठी है, तो जितना ऑर्किड फ्लावर उतना चींटी। लर्न हो जाता है। बताओ चींटियां कितनी? और ऑर्किड? बोलते हैं कि सर बीटल्स एक आर्थ्रोपोडा का मेंबर 3 लाख है। कितने हैं? 3 लाख प्रकार के तो बीटल्स है। अब मैं कैसे याद रखता हूं? बीटल्स को बनाने के लिए 3 ऐसे लिखना पड़ता है, आगे बी करना पड़ता है। वाह क्या बात है। बताओ बीटल्स कितने प्रकार? हाँ। और क्या मछलियां अकेली 28,000 है। ये देखो एक मछली, 28,000 प्रकार की तो मछलियां हैं।
अरे 28,000 टाइप ऑफ फिश। अब ये पहले पेज का डाटा है, याद नहीं होता, हो गया? अच्छा बताओ, होमोजेनिटी की हेट्रोजेनिटी? हेट्रोजेनिटी अमंग द लिविंग वर्ल्ड के बीच में होमोजीनस कंडीशन के हेट्रोजीनस कंडीशन इन द लिविंग वर्ल्ड इज नोन एज बायोडायवर्सिटी। इसको रट्टा मारने से पहले आर.एच. विटेकर को रट्टा मारो। आर.एच. विटेकर ने कहा दुनिया में 5 तरीके के बड़े बड़े ग्रुप, बोलो, मोनेरा, रिश्ता, फंजाई, प्लांट। मेरा मन करे तो पूछने लगूं तो तुम लोगों को यहीं पर फैला के मारूं। बताओ, मोनेरा याद है? आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, दोनों सेम के अलग अलग? दोनों की सेल वॉल एक जैसे की अलग अलग? ये अच्छे बच्चे हैं, रिवीजन करें। आर्की बैक्टीरिया खुद 3 प्रकार के, थर्मो एसिडोफिल, हेलोफिल, मिथेनोजन। पक्का? यू बैक्टीरिया कितने प्रकार के? 2, साइनोबैक्टीरिया और नॉर्मल बैक्टीरिया। याद है? नॉर्मल बैक्टीरिया कितने प्रकार के? 2, एक ऑटोट्रॉपिक, एक हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक कितने प्रकार के? 2, एक कीमो ऑटोट्रॉपिक। मोनेरा में इतना। प्रोटिस्टा याद है? क्राइसोफाइटा, प्रोटोजोआ, फंजाई, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज। सही है, सही कर रहे हो, याद करो। प्लांट, एल्गी, एल्गी, क्लोरोफाइसी, फिलोफाइसी, ब्रायोफाइटा 2, लीवर वर्ड्स, टेरिडोफाइटा 4, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, एरोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा। कुछ लोग बीच में गप करेंगे। जिम्नोस्पर्म कितने प्रकार के? 2, साइकस, फाइनस। एंजियोस्पर्म कितने प्रकार के? 2, डाइकॉट, मोनोकॉट। एनिमल 10, पोरीफेरा, सिलेंटेरा, इनोफोरा। कॉर्डेटा खोल प्रकार में 2 याद है? सिफेलोकार्डेटा, सिफेलोकार्डा 2, टेट्रापोडा, पाइसेस, पाइसेस 2, कॉन्ड्रिक्टिस, ऑस्ट्रिक्टिस। टेट्रापोडा 4, फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स 4 नहीं 5। और जो लोग इसमें शामिल नहीं है उनकी तैयारी अच्छी नहीं है। जो लोग थोड़ा मुंह बना रहे हैं ऐसे वैसे करके कि वही चीजें पढ़ा रहे हो, ये सारी चीजें तुम्हें आनी चाहिए। फिश हटा दो, फिश हटा दो। एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स। एम्फीबिया याद है? रेप्टाइल्स याद है? इसके बाद बर्ड्स याद है? मैमल याद है? मैमल कितने प्रकार के? 2, 3, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया। और फिर मैमल में जाने कितने प्रकार। इस दुनिया में लोगों में डाइवर्सिटी की कमी नहीं है। इवन यहाँ बैठा हुआ होमोसेपियंस का बच्चा भी एक जैसा नहीं है। कोई गोरा, कोई काला, कोई बड़ा, कोई ऊंचा, कोई छोटा, कोई चश्मे के साथ, कोई टोपी के साथ। आप बोलते हैं इतनी सारी पढ़ने के अलावा हमको 4 डाटा पढ़ा देते तो काम बन जाता। 4 डाटा याद है? मछलियां कितने प्रकार की? 28,000। चींटियां, ऑर्किड, क्या कितना? थैंक यू। नाउ बायोडाइवर्सिटी के टाइप सुनना, बहुत मजेदार टॉपिक। वैसे तो ये बहुत मजेदार टॉपिक है। बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी वाज द टर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय एडवर्ड विल्सन। ये एडवर्ड विल्सन नाम के साइंटिस्ट ने टर्म बताया था, एडवर्ड विल्सन। बोलते हैं एडवर्ड विल्सन एक सोशियो बायोलॉजिस्ट थे।
देखो बेटा, आपको बात नहीं करना। He was a sociobiologist जिन्होंने शब्द बायोडाइवर्सिटी को यूज किया था, और वो कहते हैं कि सुनील सर की बात पे ध्यान दो, बायोडाइवर्सिटी किसी एक लेवल पे नहीं है, बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट इन एवरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब समस्या ये है कि तुम ऑर्गेनाइजेशन के लेवल नहीं समझते हो। अब बस इसी बात पे तो हम तुमको बहुत अच्छा बच्चा कहते हैं। क्या सेल है? तो सेल एक प्रकार की बहुत प्रकार की है। जैसे भाई आपको लगेगा प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल, याद है? बोलते सर टिश्यू भी जाने कितने प्रकार के? यस और नो? 4 नहीं, एनिमल में 4, प्लांट में 2। मार खाओगे? एनिमल में 4 याद है? अब देखो सुनो। अब देखो कुछ लोगों की सांसें ऊपर नीचे हो रही है, उन्हें लग रहा है ये सबको कैसे आ रहा है, क्योंकि सब लोगों ने रिवीजन करके पढ़ा हुआ है। हमें मालूम है एनिमल में 4 है, याद है? एपिथेलिया, कनेक्टिव टिश्यू, मसल, नर्वस। पक्का? और अगर कहीं मैं प्लांट में आ जाऊं, मेरिस्मेटिक 3, एपिकल, इंटरकैलरी। पक्का? मतलब ये चैप्टर सारे चैप्टर का समूह है, परमानेंट, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल 3, पैरेंकाइमा, कोलेनकाइमा, स्टेम। कॉम्प्लेक्स 2। क्या आप बताएं कितना दिल खुश हो रहा है। आज लग रहा है कि मेहनत सफल हो, आज लग रहा है कि मेहनत सफल हो रही। तुम लोग पढ़ भी रहे हो, पढ़ रहे हो, ठीक है। अरे बस तो बोलते हैं सेलुलर लेवल पर भी बायोडाइवर्सिटी है, टिश्यू लेवल पर है, आगे तुम जानते हो ऑर्गेनिज्म लेवल पर भी है। किसके लेवल पर? ऑर्गेनिज्म के आगे पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम। भूल गए? ऑर्गेनिज्म के आगे पॉपुलेशन, याद है? पॉपुलेशन के आगे देखो, अगर क्लास 4 करोगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा। अच्छे से पढ़ो। ऑर्गेनिज्म के आगे पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के आगे कम्युनिटी, कम्युनिटी के आगे बायोम्स। खुद कितने प्रकार के? 6, हजारों में 6 तुमको पढ़ने। डेजर्ट, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो एडवर्ड, क्लास डिस्टर्ब कर रहा हूं। एडवर्ड विल्सन कहता है कि बायोडाइवर्सिटी खाली ऑर्गेनिज्म की, बायोडाइवर्सिटी तो हर लिविंग चीज में है, सेल में, टिश्यू में, ऑर्गन में, ऑर्गन सिस्टम में, ऑर्गेनिज्म में, पॉपुलेशन में, इवन पॉपुलेशन के अलावा कम्युनिटी में, इकोसिस्टम में, बायोम में, इवन धरती वाले ग्रह में, प्लेनेट में। प्लेनेट एक प्रकार के कि कम से कम 8 प्रकार तो तुम जानते हो। सोलर सिस्टम में कितने? 9 ग्रह नहीं है। प्लूटो निकल लिया, प्लूटो को आजकल प्लेनेट नहीं मानते। 8 प्लेनेट हो गए। हमारे सोलर सिस्टम में कितने ग्रह? 8, सब एक जैसे कि अलग अलग। तो इस दुनिया में कोई भी 2 चीजें एक जैसी नहीं है। अब वो कहते हैं कि बेटा बायोडाइवर्सिटी अगर हर लेवल पर है तो इसे कितने टाइप का बोला जाए? बोले 3 टाइप। देयर आर 3 टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और इन्होंने तीनों टाइप आपकी बुक में पढ़ा है, और मैं यकीन के साथ कहता हूं कि तुम इनको तीनों टाइप को अच्छी तरीके से जानते हो। पहला टाइप है स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी, सॉरी इट इज नोन एज जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। अब बेटा बिल्कुल पॉइंट को हिलाना मत, वरना मुश्किल हो जाएगा। हम लोग अगर फैल गए तो टॉपिक बिगड़ जाएगा। बोलते हैं व्हाट इज जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी? It is a variation in the gene, variation of gene within species। किसी पर्टिकुलर एक स्पीसीज के अंदर अलग अलग जीन का होना, इट इज नोन एज जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। फिर से
जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी इज द वेरिएशन ऑफ जीन विद इन स्पीसीज। मुझे तो सबसे ज्यादा डर लगता है कि तुम इस टॉपिक को समझोगे कैसे। जैसे मैंने मान लिया स्पीसीज फिक्स रखनी है, होमो सैपियंस। हम अपना ही उदाहरण लेके चलते हैं कि मान लीजिए मैंने स्पीसीज फिक्स कर दी है, स्पीसीज का नाम है होमो सैपियंस। अब इस होमो सैपियंस नाम के स्पीसीज में जीन अलग अलग पाई जाती है। बोलोगे सर क्या पागलपन कह रहे हो? मैंने कहा हाँ है। जैसे किसी का ब्लड ग्रुप है ओ, क्या तो उसके पास जीन होगी स्मॉल आई स्मॉल आई, थोड़ा बहुत तो जेनेटिक्स आती होगी। किसी के पास ब्लड ग्रुप है ए तो होगा आई ए या फिर आई ए स्मॉल आई, यस और नो? वेरी गुड। किसी का ब्लड ग्रुप है सर बी तो उसके पास होगा आई बी या फिर आई बी स्मॉल आई, पक्का? और किसी का ब्लड ग्रुप है ए बी तो वो होगा आई बी। बताइए ये सब होमोसेपियंस है अलग अलग। एवरी वन इज होमोसेपियंस। पर क्या सारे होमोसेपियंस का ब्लड ग्रुप ओ है? क्या सबका ए है, सबका बी है, सबका ए बी है? तो बताओ ओ वाला बी से अलग है, बी वाला ए से अलग है, और हम सब क्यों अलग है? क्योंकि हमारी स्पीसीज अलग है। हमारी स्पीसीज सेम है, जीन अलग है। किसी ने कहा सर एक बंदा था होमोसेपियंस और उसकी प्रोटो-ऑन्कोजीन, कौन सी जीन? प्रोटो-ऑन्कोजीन, इट इज कन्वर्टेड इनटू ऑन्कोजीन। और सर ऑन्कोजीन कन्वर्ट हो गई और उससे हो गया कैंसर। बोलो क्या? अब उसकी स्पीसीज बदल गई। स्पीसीज वही है, क्या बदल गई? जीन। किसी ने कहा कि सर दो लोग देखे, एक फक गोरा एकदम जबरदस्त वाइट, तुम गोरे नहीं हो बेटा, तुम चक्कर मत रहो। गोरा हम किसे कहते थे? गोरे को, इंग्लैंड वाले लोग, और हम सब काले हैं। इट इज द वेरिएशन इन कालापन। और एक है वाइट और एक है ब्लैक। देखो मैं काला नहीं हूं। ये है ब्रायन लारा, नीग्रो, और ये है अंग्रेज का कोई भी ले लो अपना, मान लो स्टुअर्ट ब्रॉड। और ये बीच वाले हैं हम लोग, वी आर द ब्राउन। यस, इनफैक्ट हम लोग को ब्राउन बोला जाता है। तो जिनको लगता है कि वो गोरे हैं वो स्टुअर्ट ब्रॉड को कांटेक्ट करें। हमको तो जब भी लगता है मैं काला हूं, मैं बगल में अपना किसी वेस्ट इंडीज वाले का फोटो रख लेता हूं, क्रिस गेल, और फिर मैं बहुत अच्छा लगता हूं। ओके, सो ऑल ऑफ देम whether it is white, whether it is brown, whether it is a black, they all are same species, but they are same in gene or not? सबकी जीन अलग अलग, सबकी एलील अलग अलग। तो बोलते हैं व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? वो भी जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, इट इज अ वेरिएशन ऑफ जीन विद इन स्पीसीज। बातें नहीं, वेरिएशन ऑफ जीन विद इन स्पीसीज। और बोलते हैं जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी तीन तरीके से वेरी कर सकती है। इट इज वेरिएशन ऑफ जीन, यानी वेरिएशन इन एलील्स। एलील वेरी करें तब भी जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी है। वेरिएशन इन टोटल जीन, वेरिएशन इन फुल जीन या फिर जीन, और तीसरा वेरिएशन इन क्रोमोसोम। अब किसी को डाउन सिंड्रोम हो गया, क्या हो गया? तो बताओ उसमें हो गई ट्राइसोमी। क्या हो गई? कौन सा क्रोमोसोम नंबर? 21वां। बोलो 21वां। अब बताओ क्या वो स्पीसीज अलग हो गया? तो इट इज अ वेरिएशन इन एलील, वेरिएशन इन जीन एंड वेरिएशन इन क्रोमोसोम। बातें नहीं बेटा, खड़े हो। हाँ खड़े हो, खड़े हो। अच्छा ऑलरेडी खड़ा है बेचारा। अब इतनी तेज बोलना कि यहां तक आवाज आए।
हाँ, इसका जूलॉजिकल नेम, जूलॉजिकल की बॉटैनिकल नाम बता। पता नहीं। अरे पागल, इट इज मैंगीफेरा इंडिका। अरे लिन का मतलब लीनियस, मैंगीफेरा इंडिका। अब सुनो, इसका नाम बताओ। मैंगीफेरा इंडिका, इसका नाम बताओ। मैंगीफेरा इंडिका। अब सुनो, चौसा लंगड़ा नहीं है। पता है तुम आज चैप्टर को सही से पढ़ने के मूड में नहीं हो। देखो बेटा, क्लासेस में भी नजर लगती है। जैसे किसी को बताया, कोई पूछा करे तुम्हारे यहाँ बायोलॉजी का कोर्स कैसा चल रहा है, बहुत खराब चल रहा है, बिल्कुल पढ़ाना नहीं आता, बेकार आदमी है और पता नहीं कोर्स ले जाएगा मई जून तक। किसी से मत कहा करो कि खत्म होने वाला, इससे नजर लगती है, पता लगा सर बीमार हो गए। अगली बार कोई पूछे कैसा चल रहा होगा, अच्छा नहीं चल रहा, बेकार। ठीक, तो ये रहा दशहरी आम, ये रहा देसी आम, दोनों। पर क्या दोनों स्वाद में एक जैसे? दोनों स्वाद में एक जैसे नहीं। पर दोनों मैंगीफेरा इंडिका है, दोनों की स्पीसीज सेम है, पर दोनों स्वाद में एक जैसे क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों का केमिकल्स, क्या केमिकल, यानी दोनों का टेस्ट किसी केमिकल की वजह से, आम के अंदर कोई बढ़िया सा स्वाद, खट्टा और मीठापन होगा कुछ। इस केमिकल को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? ये एक सबस्ट्रेट से बना। किससे? सबस्ट्रेट। तुम्हें मालूम है मैं कहां जाऊं? सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाने के लिए चाहिए रिएक्शन। फिर से बोलो। और रिएक्शन के लिए चाहिए एंजाइम। बहुत बार पढ़ा चुका हूं। एंजाइम के लिए चाहिए प्रोटीन। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। प्रोटीन के लिए चाहिए mRNA। फिर से बोलो। और mRNA के लिए चाहिए DNA। मुझे पक्का मालूम है मैंने उल्टा पढ़ाया, आपको नहीं समझ में आया, लेकिन आप सुनो। जैसा वैसा, वैसी, वैसा वैसा वैसा। अगर मैं किसी स्पीसीज की जीन बदल दूं, क्या बदल दूं? जीन। मतलब क्या बदला? पूरा डीएनए की जीन। जीन बदलते ही क्या बदल गई? प्रोटीन, एंजाइम, रिएक्शन। अब चूंकि इन दोनों आम की जीन एक जैसी, तो इनसे बनने वाला mRNA एक जैसा, प्रोटीन एक जैसा, एंजाइम एक जैसा, प्रोडक्ट एक जैसा होगा कि नहीं होगा? और इस वजह से इन दोनों का स्वाद भी एक जैसा है। तो बताओ ये दोनों स्पीसीज में अलग अलग है? स्पीसीज में सेम है, जीन में अलग। तो बोलते हैं हमारी इंडिया में 1000 स्ट्रेन है आम के, ये बुक लिखती है। और बोलते हैं जो बात आम पे लागू है वो राइस पे भी लागू है। राइस, बोलते हैं राइस जिसका नाम होता ओराइजा सटाइवा। बोलोगे ना? आप बोले बासमती राइस, ओराइजा सटाइवा, देसी राइस। पर क्या दोनों का स्वाद अलग अलग है? यस सर। नो सर। अबे बासमती राइस और जो तुम्हारे मोदी जी बंटवा रहे राइस, दोनों एक ही जैसा है। अगर ऐसा होता तो तुम्हारा मिस वाला कहता देखो तुमको खाना है ओराइजा सटाइवा, हम कंकड़ के साथ खिलाएं या कंकड़ के बिना, तुम खा लिया करो। तुम कहते हो दिमाग खराब है क्या? ओराइजा सटाइवा भी अच्छी क्वालिटी का लाओ। क्यों? स्पीसीज अलग लाओ कि वैरायटी? और वैरायटी बदली किससे? जीन से। तो बोलते हैं हमारे देश में लगभग मोर देन 50,000, 50,000 से ज्यादा वैरायटी तो राइस की है। और जो वो एग्जाम्पल देते हैं
वो एग्जाम्पल है एक प्लांट का, और उस प्लांट का नाम है रॉयल्फिया वोमिटोरिया। रॉयल्फिया वोमिटोरिया। और इस रॉयल्फिया वोमिटोरिया के प्रोडक्ट का नाम है रेजरपाइन। क्या नाम है? प्लीज मेरी बात समझिएगा, नहीं तो रट्टा मारना पड़ेगा। रेजरपाइन इज अ प्रोडक्ट। फिर से बोलो, किससे निकाला गया? रॉयल्फिया वोमिटोरिया नाम के प्लांट से। जवाब चाहिए? रॉयल्फिया वोमिटोरिया नाम के प्लांट से मुझे एक प्रोडक्ट मिला। प्रोडक्ट मिला होगा किससे? सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाने के लिए रिएक्शन, पीछे लौटो, लौट पाओगे? उसके लिए एंजाइम, उसके लिए प्रोटीन, उसके लिए एमआरएनए, उसके लिए डीएनए। तो बताओ, रॉयल्फिया वोमिटोरिया नाम की जो स्पीसीज है, सारे प्लांट की स्पीसीज सेम की अलग अलग? अलग अलग। अबे बेवकूफ, लिखा है रॉयल्फिया वोमिटोरिया। सो ऑल द स्पीसीज आर बिलोंग्स टू, लेकिन उनसे बनने वाला प्रोडक्ट एक जैसा नहीं है। इसीलिए बेवकूफ हो तुम सब। पहले से उन्होंने बेटा कंफर्म कर दिया कि स्पीसीज इज रॉयल्फिया वोमिटोरिया, इट इज वोमिटोरिया। पर इस रॉयल्फिया वोमिटोरिया का प्रोडक्ट बोलो, रेजरपाइन। फिर से बोलो, ये हर बार एक जैसा, इसकी एफिशिएंसी अलग अलग है, इसकी डोसेज अलग अलग है, हर बार अलग अलग प्रकार का रेजरपाइन निकालता है। हर बार रेजरपाइन नाम का प्रोडक्ट अलग क्यों निकलता होगा? क्योंकि हर प्लांट का रिएक्शन अलग अलग हो, क्योंकि एंजाइम, हर प्रोटीन अलग, एमआरएनए अलग, डीएनए अलग। तो पूरा डीएनए की जीन। तो बोलते हैं जीन बदलोगे तो क्या बदलेगा? एक बार और, जैसा वैसा वैसी वैसा वैसी वैसा। आपकी बार प्रोडक्ट का नाम किससे निकाला गया? रॉयल्फिया वोमिटोरिया। और रॉयल्फिया वोमिटोरिया का हर प्लांट स्पीसीज में एक जैसा, अलग अलग की एक जैसा, लेकिन प्रोडक्ट दोनों का अलग अलग, क्योंकि जीन दोनों की अलग अलग। घर जाओगे एनसीईआरटी पढ़ोगे, मेरी बकवास के बाद एनसीईआरटी नहीं समझ में आई तो क्या करो? यही इसीलिए मैं ये सब करता हूं। आपकी बुक में जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी में ये सब नहीं लिखा, वेरिएशन इन जीन, वेरिएशन इन एलील, वेरिएशन इन क्रोमोसोम, ये सब नहीं लिखा। वो लिखते हैं इट इज अ वेरिएशन इन जीन विद इन स्पीसीज, और 3 एग्जाम्पल लिखते हैं। बुक देखो, पहला एग्जाम्पल लिखते हैं, प्लांट का नाम रॉयल्फिया वोमिटोरिया। क्या निकालता है? रेजरपाइन। और हर रेजरपाइन एक जैसा कि अलग अलग? क्योंकि प्लांट की स्पीसीज, लेकिन प्रोडक्ट कैसे? क्योंकि प्लांट की स्पीसीज भले सेम है, लेकिन उनकी जीन अलग अलग है। जैसे हम सब होमो सैपियंस, पर सब एक ही तरीके से गोरे, क्योंकि हम सब लोगों की जीन, हम सब का ब्लड ग्रुप एक ही नहीं है। इसका मतलब किसी का ए, किसी का बी, किसी का ए बी, किसी का ओ। तो हम सब स्पीसीज सेम है, पर क्या हम सब के प्रोडक्ट सेम है कि अलग? ब्लड ग्रुप का प्रोडक्ट सबका एक जैसा कि अलग अलग? किसी का ए, किसी का बी, किसी का ए बी, किसी का ओ। इसीलिए बोल रहे कि अगर कुछ गड़बड़ हो गया होगा तो फिर से सुन लो। आपकी बात सीधे सिखा रहे हैं। सेंट्रल डॉगमा हमको यही बताता है कि पूरा डीएनए भले ना वेरी करे, लेकिन डीएनए का एक पोर्शन होता है जीन, और यही जीन बनाता है एमआरएनए। जेनेटिक्स का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको लोगों ने सेंट्रल डॉगमा का नाम दिया। डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन, और ज्यादातर लोग इसको यही रोक देते हैं। ज्यादातर टीचर, ज्यादातर लोग इसे यही रोक देते हैं। पर थैंक यू कि मेरे गुरुदेव ने मुझे कुछ और सिखाया, और जिनकी वजह से मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। बोलते हैं जीन, डीएनए, डीएनए से डीएनए बनना, इट इज रेप्लिकेशन।
डीएनए से एमआरएनए बनना, इट इज ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन है। एमआरएनए से प्रोटीन बनाना, ट्रांसलेशन। क्या ये ट्रांसलेशन है? नो सर। तो वहां तक हमारे गुरुदेव ने पढ़ाया कि जैसे डीएनए में जीन, वैसा एमआरएनए, वैसी प्रोटीन। फिर कहा रुको, यही प्रोटीन आगे चल के क्या बनाती है? एंजाइम। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। तो सम एंजाइम्स आर आरएनए। बोलो क्या है? वो भी किस पे डिपेंड करेंगे? जीन। राइबोसोम प्रोटीन है कि आरएनए? आरएनए। तो जैसा डीएनए वैसा एमआरएनए, वैसी प्रोटीन, वैसा एंजाइम, वैसी रिएक्शन, वैसा प्रोडक्ट, वैसा प्रोडक्ट, और जैसा प्रोडक्ट वैसा फिनोटाइप। अब मैं यहां पर सारी चीजों को फिल इन द ब्लैंक रखता हूं। बोला गया कि सर जी प्रोडक्ट का नाम रेजरपाइन, और ये किसी रिएक्शन से बन रहा होगा, जिसको बनाने के लिए एंजाइम चाहिए, जिसको बनाने के लिए प्रोटीन चाहिए, जिसको बनाने के लिए एमआरएनए चाहिए, जिसको बनाने के लिए डीएनए चाहिए। किसी ने कहा किसका डीएनए? तो बोला एक प्लांट का। नाम बताओ। रॉयल्फिया, रॉयल्फिया वोमिटोरिया। तो दुनिया की हर रॉयल्फिया वोमिटोरिया के स्पीसीज सेम की अलग? अरे स्पीसीज लिख दी। तो 10 वोमिटोरिया के पौधे ले लो, 10 की 10 वोमिटोरिया के स्पीसीज सेम, लेकिन 10 की 10 वोमिटोरिया का रेजरपाइन। क्यों? क्योंकि उसका क्या वेरी किया? जीन। जीन से, एमआरएनए से, प्रोटीन से, फिर प्रोडक्ट। अभी भी नहीं आया। मान लीजिए प्रोडक्ट का नाम है ब्लड ग्रुप। क्या नाम है? अब अगर होमो सैपियंस में सीख पाए तो सीख पाओगे। किसी का ब्लड ग्रुप ए, किसी का बी, किसी का ए बी, किसी का, और ये सब किस पे डिपेंड करेगा? एंजाइम। फिर से बोलो। एंजाइम किस पे? प्रोटीन। प्रोटीन किस पे? एमआरएनए। फिर से बोलो। जीन। और इस जीन किसकी है? होमो सैपियंस। फिर से बोलो। तो बताओ सारे लोगों की स्पीसीज, हाँ, लेकिन जीन, एमआरएनए, प्रोटीन, एंजाइम, ब्लड ग्रुप। अब बोला गया मैंगो, तो बोलते हैं कि हमारे इंडिया में 1000 वैरायटी तो मैंगो की है, और वो किस में अलग है? स्पीसीज में। स्वाद में अलग है। और स्वाद किससे आएगा? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किस पे बनेगा? रिएक्शन। और जीन अलग तो प्रोडक्ट अलग। और बोलते हैं राइस, 50,000 स्ट्रेन वैरायटी तो केवल किसके हैं? राइस। और ये सब लोग कैसी बायोडाइवर्सिटी करते हैं? जेनेटिक। अभी भी नहीं आया। हम सब की स्पीसीज, लेकिन हम सब किस में अलग? क्या ये हमारी जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी है? यस सर। माइन्यूट लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगर कोई बोले हम सब स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी शो करते हैं, बोलो नहीं, हम सब के सब होमो सैपियंस हैं, फिर भी एक जैसे। किसी की नाक छोटी, किसी की नाक बड़ी, किसी की आंखें छोटी, किसी के बाल भूरे, किसी के बाल काले, किसी की हाइट ज्यादा। वो तो तुम्हारे अपने अपने डिपेंडेंट है। कुछ और भी प्रोडक्ट बता रहे हो तुम। ये तो अपना अपना प्रोडक्ट है। किसी के बाल है ही नहीं, कोई टोपी वाला, कोई बिना टोपी। टोपी लेके पैदा नहीं हुए हम। पर टोपी इज अ करेक्टर। एंजॉय। टोपी तो एक्सटर्नल करेक्टर है। ऐसा थोड़ी ना सुनील सर टोपी के साथ पैदा हुए थे। जैसे जैसे सुनील सर बड़े, टोपी बढ़ती गई। बेटा इधर बड़ा मजा आ रहा है। अरे टोपा, आगे बढ़े। इट इज बायोडाइवर्सिटी। और बायोडाइवर्सिटी में भी कौन? स्पीसीज। और स्पीसीज सुने, जेनेटिक। और जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी में एनसीईआरटी में कितने पॉइंट दिए गए? 3। रॉयल्फिया वोमिटोरिया है, और
तो अल्फा वोमिटर के अलावा मैंगो, सबकी स्पीसीज से, जीन अलग। राजन, नहीं करना चाहिए। आदमी उस समय बेईमान हो जाए, उस समय ईमानदार रहे जब सब लोग देख रहे हैं, ये ईमानदारी नहीं है। आदमी उस समय, और जब पूरी बेईमानी का मौका हो फिर भी तुम ईमानदारी रखो, देन आप ईमानदार हो। सर, जब सारे लोग होते तो मैं जो लड़कियां गर्ल्स जा रही हूं तो उन्हें नहीं छेड़ता हूं, लेकिन जब अकेले पाता हूं तो दौड़ा के छेड़ता हूं। ये आपका अच्छापन नहीं है, ये आपका गंदापन है, क्योंकि आपका चेहरा तो और बुरा है, क्योंकि बच्चियां तो समझ ही नहीं पा रही, ये तो बड़े अच्छे भैया, पता चला यही भैया बदतमीज है। राजन इसीलिए कह रहा है सुधर जाओ। तो आदमी बेईमान ईमानदार तब होना चाहिए जब बेईमानी का पूरा मौका और फिर भी वो ईमानदार। समझ रहे हो? जब मैं इधर देखता हूं तुम बतियाने लगते हो। शांत तो तब रहना चाहिए जब सर ना देखें, और जब सर देख रहे हो तब तो वैसे भी शांत रहे। और तुम्हें नहीं मालूम कि यहां रिफ्लेक्शन है, और जैसे ही बदतमीजी होती है मुझे दिख जाता है वो बदतमीजी कर रहा है, तुमको लगता है इधर से दिखाई पड़ता है क्या? इसमें रिफ्लेक्शन से सबके चेहरे दिखते हैं, पास आके देखना कभी। आगे सुनो, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। Species biodiversity is a variation in species within an ecosystem। किसी एक इस इकोसिस्टम में अलग अलग स्पीसीज का होना, इट इज नोन एज स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। अंतर समझिए। मान लीजिए एक पॉन्ड का इकोसिस्टम है, इट इज अ पॉन्ड। यहां पर आपको एक फाइटोप्लैंक्टन मिला, आपको फिश मिली, आपको फ्रॉग मिला, आपको यहां पर कुछ एल्गी वैसे फाइटोप्लैंक्टन में भी आते, कुछ इंसेक्ट मिले, जू प्लैंक्टन मिले, 1 2 3 4 5 स्पीसीज मिली। इकोसिस्टम का नाम क्या है? पॉन्ड। एक इकोसिस्टम में कितनी प्रकार की स्पीसीज मिले, दैट इज नोन एज स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। अभी आप एक खेत में गए, गेहूं का खेत था, केवल गेहूं मिला, केवल वीट मिला। प्लांट स्पीसीज ढूंढने गए, एक आधा खरपतवार मिला, वीड मिला। बताइए, पॉन्ड ज्यादा डाइवर्स की खेत? पॉन्ड। अचानक आप जंगल के अंदर घुसे, आपको यहां घास मिली, ग्रास मिली, आपको यहां देवदार के पौधे मिले, आम का पौधा मिला, नीम का पौधा मिला, झाड़ियां मिली, नींबू का पौधा मिला। बताओ यहां पर स्पीसीज डाइवर्सिटी कम की ज्यादा? ध्यान से सुनते जाओ। इट इज अ वेरिएशन इन स्पीसीज विद इन एन इकोसिस्टम, इट इज नोन एज स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। बोलो, क्या बोलेंगे? स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी को इकोलॉजी में 2 तरीके से गिना गया है। एक का नाम है स्पीसीज रिचनेस, जो आगे काम आएगी, मैं पढ़ाऊंगा, और एक है स्पीसीज इवननेस। ऑल्दो एनसीईआरटी में ये दोनों टॉपिक नहीं दिए गए, लेकिन आगे ग्राफ जब बनाया गया तो स्पीसीज रिचनेस दी गई। ध्यान सुनना, आप एक जंगल में घुसे, प्लीज बहुत फोकस करिएगा। बुक में जब ना कोई दिया करे तो बहुत ध्यान सुना करो। आप एक फॉरेस्ट में 1 मीटर स्क्वायर एरिया में घूमे, आपको ग्रास मिली, आपको कुछ इंसेक्ट मिले, एक पेड़ मिला, लेकिन आपने एरिया 10 मीटर स्क्वायर किया,
अब जो एक प्लांट मिला था वो 10 प्रकार का, यहाँ आम का था, नीम का, और भी दूसरे प्लांट मिलने लगे, ग्रासेस मिलने लगी, और भी डिफरेंट इंसेक्ट मिलने लगे। इसका मतलब जितना एरिया बढ़ाओगे, टाइप ऑफ स्पीसीज, नंबर की टाइप। लेकिन अभी तुम जाओ रेगिस्तान में, 1 मीटर, रेगिस्तान मतलब डेजर्ट, 1 मीटर एरिया में एक झाड़ी मिली और रेत मिली, एक स्पाइडर मिली, एक बिच्छू मिली, एक सांप मिला। 10 मीटर स्क्वायर में झाड़ी 10 हो गई, पर स्पीसीज से झाड़ियां 10 हो गई, सांप 10 हो गए, इंसेक्ट भी 10 हो गए, लेकिन उनकी वैरायटी से, तो नंबर बढ़ा, नंबर बढ़ा, वैरायटी नहीं बढ़ी। नहीं समझ में आया? तुमने 100 मीटर लगाया और झाड़ियां और बड़ी हो गई, लेकिन झाड़ियां सेम वही, सारी कटीली झाड़ियां, इंसेक्ट सारे वही, बिच्छू सारे वही, सांप सारे वही। बताओ, एरिया बढ़ाने पर नंबर तो बढ़ रहा, वैरायटी नहीं बढ़। तो बताओ ये रिचनेस है कि इवननेस? इवननेस। एरिया बढ़ाने पर टाइप ऑफ स्पीसीज बढ़े, रिचनेस। एरिया बढ़ाने पर टाइप ऑफ स्पीसीज ना बढ़े पर नंबर बढ़े, इवननेस। अब आपकी बुक ना रिचनेस डिफाइन करती है ना इवननेस डिफाइन करती है। वो लोग बोलते हैं कि इंडिया में जाओ और देखो 2 घाट, वैसे ना तो तुम्हें वेस्टर्न घाट मालूम ना ईस्टर्न घाट, पर सुनो, अगर तुमने इंडिया का डायग्राम सही ढंग से देखा हो, मैं तो भाई डायग्राम बनाने में बहुत मुश्किल में होता हूँ थोड़ा थोड़ा, तो आपको मालूम है यहाँ पर कोई डायग्राम जो बन रहा है इंडिया का, इसमें यहाँ पर गुजरात के बाद ये एक इंडिया का एरिया आता है। अरे हट चुप रहो, ये सब मत किया, वेरी बैड थिंग। आप लोग तालियां वालियां बजाते हो, मुझे लगता है कि आप लोगों ने कहीं उल्टा सीधा काम करना चालू किया। ये वाला जो है, ये इट इज नो, यहां का समुद्र याद है? बोलो, इट इज अरेबियन सी। बोलो कौन है? अरेबियन सी, अरब सागर। और वे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। अरेबियन सी से जुड़ा हुआ जितना भी हिस्सा है, इट इज नोन एज वेस्टर्न घाट। इट इज नोन एज वेस्टर्न घाट। आगे जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं बना दे रहा हूं। जिसमें से महाराष्ट्र का बहुत बड़ा हिस्सा, कर्नाटका और केरला, कुछ गुजरात का भी इधर वाला एरिया, पर गुजरात की बजाय महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, ये सब वेस्टर्न घाट में आते। और इधर आइए, ये वाले घाट हैं ईस्टर्न घाट। बोलो कौन है? तो बोलते हैं ईस्टर्न घाट भी एक इकोसिस्टम है और वेस्टर्न घाट भी इकोसिस्टम है। लेकिन अगर तुम इनमें एम्फीबिया की स्पीसीज ढूंढने जाओ, किसकी? एम्फीबिया की स्पीसीज ढूंढने जाओ तो ये वेस्टर्न घाट में ज्यादा मिलेंगी और ईस्टर्न घाट में कम मिलेंगी। इसका मतलब एम्फीबिया के रेस्पेक्ट में स्पीसीज रिचनेस, बोलो क्या, किसकी ज्यादा है? ईस्टर्न घाट की वेस्टर्न घाट? वेस्टर्न घाट। अब शब्द यूज करते हैं वो स्पीसीज रिचनेस, और तब तुम्हारा दिमाग खराब होता है कि व्हाट इज स्पीसीज रिचनेस। इसका मतलब यहां पर एक प्रकार का मेढक मिलेगा कि बहुत सारा मेढक, समझते हो? तो एम्फीबिया की स्पीसीज इस इकोसिस्टम और इस इकोसिस्टम में दोनों में कहां ज्यादा मिलेगी? वेस्टर्न। तो वेस्टर्न घाट इज रिच और पुअर? रिच। अभी भी नहीं आया। व्हाट इज स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी? It is a variation in species within an ecosystem. अब जरा कॉन्सेप्ट पकड़ना। पहले स्पीसीज एक रखो और उनके अंदर जीन बदलते जाओ, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। अब की बार इकोसिस्टम एक रखो और उसमें स्पीसीज बदलते जाओ, species biodiversity. Now the third one is known as ecological biodiversity.
ecological biodiversity. It is a variation of ecosystem. Variation of ecosystem within a landscape. एक बड़े जोग्राफिकल एरिया में इकोसिस्टम का अलग अलग होना, या फिर अ बिग जोग्राफिकल एरिया. It is a variation of ecosystem within a landscape or within a big geographical area. एक बड़े जोग्राफिकल एरिया में अलग अलग इकोसिस्टम का पाया जाना है. इट इज नोन एज इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी. इसको 3 तरीके से डिफाइन करती थी एनसीईआरटी पुराने समय पर. नई किताबें लिखी गई, वो सब हटा दिया गया. मैं यहां पर पढ़ाऊंगा. One is known as alpha biodiversity. दूसरा है बीटा बायोडाइवर्सिटी. तीसरी है गामा बायोडाइवर्सिटी. मुझे पक्का मालूम है तुमको इन सब चीजों से मतलब नहीं, और रहना भी नहीं चाहिए, नहीं रहना चाहिए. इसको समझाने के लिए आई नीड 1 डायग्राम मोर, जो आपकी एनसीईआरटी में नहीं है. तीसरी तरीके की बायोडाइवर्सिटी, इसका नाम है इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी. इट इज अ वेरिएशन ऑफ इकोसिस्टम विद इन अ लैंडस्केप और विद इन अ बिग ज्योग्राफिकल एरिया. कितने प्रकार का? 3. नंबर 1 अल्फा, बीटा, गामा. अब लिखना मत, ध्यान से सुनो. बचपन की एक सीनरी जो सबने बनाई है, ऑलमोस्ट सबने बनाई है, मैं यहां पर बनाता हूं. प्लीज मजाक मत करिएगा, ये सबने बनाई है. बस सूरज का तरीका अलग अलग है. कोई ऐसे बनाता है, फिर यहां से आपने नदी निकाली, फिर अच्छा घर भी है. देखा आपने क्या करना चालू किया? क्लास बर्बाद करना चालू किया. लो ये भी लो, इससे बहुत खुश रहो. ये घास है, रास्ता, ये लो रास्ता. देखा आपने बदतमीजी करना चालू किया था. हमें करने दो बेटा. ये कोई चीज ऐसी होगी जो जरूरी होगी तुम्हारे लिए, तभी करना. ये रहा पहाड़. दीज आर द माउंटेन इकोसिस्टम. माउंटेन का इकोसिस्टम अलग है. ये रही नदी. इट इज नोन एज रिवर इकोसिस्टम. ये रहा ग्रासलैंड. इट इज अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम. ये रहा ट्री इकोसिस्टम. ये रहा पॉन्ड इकोसिस्टम. अब मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनना. जो फॉरेस्ट में स्पीसीज हैं, फॉरेस्ट के प्लांट्स, फॉरेस्ट के एनिमल ग्रास के प्लांट और ग्रास के एनिमल जैसे नहीं है. तो फॉरेस्ट का अपना माउंटेन का अपना एक अलग इकोसिस्टम है, अलग ही इकोसिस्टम, जो ग्रास के इकोसिस्टम से बिल्कुल अलग है, जो कि नदी के इकोसिस्टम से बिल्कुल अलग है.
जो कि पॉन्ड के इकोसिस्टम से बिल्कुल अलग है, जो कि ट्री के इकोसिस्टम से बिल्कुल अलग है। और यही बात मैं ट्री के लिए बोल सकता हूँ। ट्री का इकोसिस्टम पॉन्ड के इकोसिस्टम से अलग, ट्री का इकोसिस्टम रिवर के इकोसिस्टम से अलग, ट्री का इकोसिस्टम ग्रासलैंड के इकोसिस्टम से अलग। अच्छा, आज के बाद से एक रूल है, जो भी बच्चा सो जाएगा उसको कोई जगाएगा नहीं, ये एकदम, ये 100 गौ हत्या का पाप लगता है बेचारा। और सुनो कि सो जाएगा, कोई किसी को जगाएगा नहीं। जिसको सोना है सोने दो बिंदास, बिटिया सो जाओ सो जाओ। आओ, अब आप सुन नहीं रहे हो। हर इकोसिस्टम की अपनी एक बायोडाइवर्सिटी है, तो माउंटेन की अपनी बायोडाइवर्सिटी, माउंटेन की स्पीसीज अलग है। हर एक इकोसिस्टम की अपनी बायोडाइवर्सिटी का नाम है अल्फा। बोलो क्या नाम? अल्फा बायोडाइवर्सिटी ऑफ माउंटेन, अल्फा बायोडाइवर्सिटी ऑफ ग्रासलैंड, अल्फा बायोडाइवर्सिटी ऑफ रिवर, अल्फा बायोडाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम ऑफ ट्री, अल्फा बायोडाइवर्सिटी ऑफ पॉन्ड। यानी ऑल द अल्फा आर सेम और डिफरेंट। जो पहाड़ों में है वही घास में, जो नदी में है वही पॉन्ड में है। सबकी अलग अलग बायोडाइवर्सिटी है। नदियों का स्पीसीज कंटेंट अलग, पॉन्ड्स का स्पीसीज कंटेंट अलग। So every ecosystem have its own species biodiversity that is known as alpha. But there must be some exchange. कैसे? इस ट्री से उड़ करके एक पक्षी, एक बर्ड इस नदी पे आता है खाना खाने, या फिर ये बर्ड इस पॉन्ड पे जाता है और वहां मछलियां चुनता है। तो जिस समय पॉन्ड में जाता है ये पॉन्ड की स्पीसीज माना जाएगा, नदी में जाता है नदी की स्पीसीज माना जाएगा, ये घास में जाता है घास की स्पीसीज माना जाएगा। इसका मतलब ये बर्ड दोनों तरफ आ जा सकता है। इट इज एक्सचेंज इन द बायोडाइवर्सिटी, इट इज नोन एज बीटा। बोलो क्या नाम? बीटा। नींद आ गई? अब जगाएगा नहीं कोई। तालाब का अल्फा, ट्री का, माउंटेन का, ग्रास का, रिवर का, और क्या इनके बीच में एक्सचेंजमेंट है? बोलो क्या? बीटा। और टोटल अल्फा, टोटल बीटा, सब कुछ मिलाकर इट इज गामा। फिर से सुनो, अगर किसी देश में अलग अलग प्रकार के इकोसिस्टम हैं तो उस देश में अलग अलग प्रकार की अल्फा होगी। क्या होंगी? अल्फा। और अगर अलग अलग अल्फा होंगी तो उनकी बीटा भी बहुत अलग और उनकी गामा भी बहुत ज्यादा। सर ये नहीं समझ रहे? ठीक है, नहीं समझ, इतना पहले समझो। व्हाट इज इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी? It is a variation in the ecosystem within a big geographical area. अब इस बिग geographical area का नाम है इंडिया, भारत देश हमारा। आप सुनो, बोलते हैं इस भारत देश में डेजर्ट है कि नहीं है? थार मरुस्थल चले जाइए, मजाक मत करो, इधर ध्यान सुनो, डेजर्ट है। भारत देश में ईस्चुरीज हैं, नदियां जहां पर समुद्र से मिलती हैं उसे ईस्चुरीज बोलते हैं। भारत देश में रिवर्स हैं, भारत देश में पॉन्ड्स हैं, भारत देश में वेटलैंड्स हैं, भारत देश में ग्रास लैंड है, इवन भारत देश में फॉरेस्ट है। इसका मतलब भारत देश में एक प्रकार के अल्फा की बहुत, इसका मतलब हमारे पास अल्फा ज्यादा। तो बताओ, डिजर्ट का अल्फा और स्फीयर्स का अल्फा एक जैसा कि अलग अलग?
हाँ पक्का? तो बताओ, रिवर का अल्फा अलग, इनके बीच में एक्सचेंज हो रहा होगा, क्या होगा? बीटा। और पूरे भारत में सब कुछ है, बोलो क्या? गामा। और उसका मतलब हमारा गामा कम की बहुत ज्यादा? बहुत ज्यादा। इसीलिए कहते हैं भारत देश हमारा दुनिया में सबसे सुंदरतम देशों में है। क्यों? कि किसी देश में चले जाओ, नॉर्वे चले जाओ, कहां चले जाओ? नॉर्वे, हर जगह पर बर्फ। डेजर्ट ढूंढने जाओ, मिलेगा नहीं। ग्रासलैंड ढूंढने जाओ तो इक्का दुक्का मिलेंगे, ज्यादा अच्छे मिलेंगे नहीं। तो बताओ, बायोडाइवर्सिटी किसकी अच्छी, इंडिया की कि नॉर्वे की? तो बोलते हैं नॉर्वे एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है। अब स्कैंडिनेवियन कंट्री क्या होती है? एक ऐसा कंट्री है जो एक पर्टिकुलर जोन में पाया जाता है, और इस कंट्री की इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी पुअर है। और इसको किसके रेस्पेक्ट में देखा जाए? इंडिया। इंडिया इज रिच। किस बात में रिच है? कौन सी बायोडाइवर्सिटी? क्योंकि यहां जितने प्रकार के इकोसिस्टम हैं उतने प्रकार के इकोसिस्टम नॉर्वे में नहीं है। तुम एक बायोम का नाम बोलो और वो इंडिया में ना मिलता हो, मुझे बताओ। क्या इंडिया में डेजर्ट हैं? यस सर। क्या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं? यस सर। क्या ग्रॉसलैंड है? यस सर। क्या टैगा है? यस सर। क्या टुंड्रा है? यस सर। चले जाओ, अभी समय चले जाओ लेह लद्दाख, बर्फ पूरा पड़ा हुआ है, टुंड्रा वेजिटेशन जैसी वेजिटेशन। तो हमारे पास हर तरीके का वेजिटेशन है। इसका मतलब हमारे पास हर तरीके का अल्फा है, और उनके बीच में एक्सचेंजमेंट है। सुनो, साइबेरिया की बर्ड वो हमारे इकोसिस्टम की है कि साइबेरिया की है? लेकिन इस समय वो इंडिया में है, तो भले वो साइबेरिया की होगी, लेकिन इस समय हमारी बायोडाइवर्सिटी को घटा रही है कि बढ़ा रही है? बढ़ा रही है। ये अल्फा है कि बीटा? बीटा। और इस वजह से हमारे देश का गामा। तो किसी पर्टिकुलर इकोसिस्टम में स्पीसीज इज अल्फा, एक्सचेंजमेंट और टोटल गामा। तो ना आपको अल्फा याद रखनी, ना तो बीटा, ना तो गामा। एनसीईआरटी याद रखनी। एनसीईआरटी में कहते हैं कि इंडिया में तरह तरह के इकोसिस्टम है, नाम लिखा होगा, देखो। डेजर्ट है, और ये किस कंट्री से बेटर है? तो मैं एनसीईआरटी भी पकड़ के चल रहा हूं, चिंता मत करो, क्योंकि इंडिया का अल्फा बेटर, बीटा बेटर, गामा अपने आप बेटर। आप सुनो, जो लोग होशियार लोग हैं वो समझेंगे। एक बड़े ज्योग्राफिकल एरिया में, एवरीवन हियर, एक बड़े ज्योग्राफिकल एरिया में अलग अलग इकोसिस्टम, इट इज इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। एक इकोसिस्टम के लिए अलग अलग स्पीसीज, एक स्पीसीज में अलग अलग प्रोडक्ट। फिर से बोलो, एक बड़े ज्योग्राफिकल एरिया में अलग अलग इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। एक इकोसिस्टम के अंदर, एक इकोसिस्टम के अंदर अलग अलग स्पीसीज, और एक स्पीसीज के अंदर अलग अलग जीन, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। और इस तरीके से ये बायोडाइवर्सिटी हर लेवल पर है। एडवर्ड विल्सन याद है? इन्होंने बोला बायोडाइवर्सिटी ऑर्गेनिज्म की ही है, हर लेवल पर है। इसे 3 बड़े ग्रुप में बांटा जा सकता है। बिना देखे बता पाओगे तो समझ में आएगा। 3 बड़े ग्रुप में बताया जा सकता है। नंबर 1, हाँ, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। दूसरा, तीसरा, तीनों के एग्जाम्पल बताओगे? एनसीईआरटी बता पाओगे? आप एनसीईआरटी बता दो तो मैं हैप्पी हूं, खुश हूं मैं। चलो पहले मेरी डेफिनेशन बताओ, व्हाट इज जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी? वेरिएशन इन जीन विद इन स्पीसीज। 3 तरीके से वेरी कर सकते हो। वेरिएशन इन एलील, वेरिएशन इन जीन, वेरिएशन इन क्रोमोसोम नंबर एंड स्ट्रक्चर। तो क्या एक स्पीसीज के 2 लोगों में नंबर वेरी कर सकता है? यस। टर्नर सिंड्रोम के पास 46 क्रोमोसोम की 45। डाउन सिंड्रोम के पास 46 की 47। नहीं आया?
आया? तो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी में स्पीसीज सेम है, जीन अलग। नाउ स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम सेम, स्पीसीज अलग। व्हाट इज स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी? वेरिएशन इन within ecosystem. Now what is ecological biodiversity? Variation in type of ecosystem within a big geographical area. अब एनसीईआरटी ने इन तीनों को एग्जाम्पल क्या दिए, बता पाओगे? जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी में 3 एग्जाम्पल दिए। एक कौन? रॉयल्फिया वोमिटोरिया की सारी स्पीसीज एक जैसी, पर उनका निकलने वाला केमिकल एक जैसा। क्योंकि क्या बदला? डीएनए। उससे क्या बदला? एमआरएनए, प्रोटीन, एंजाइम, रिएक्शन, प्रोडक्ट का नाम रेजरपाइन। क्यों बदला? क्योंकि जीन स्पीसीज सेम थी, नाम थी रॉयल्फिया वोमिटोरिया। तो किसी भी स्पीसीज में अगर वैरायटीज पैदा हो, क्या? तो ये जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी होती है। जैसे हम सब होमो सैपियंस, 4 वैरायटी। कितने? ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। हम सब कितनी वैरायटी? 4। एक होते हैं इंग्लिश कॉकेशियन, एक है एशियन हम लोग, एक है नीग्रो अफ्रीकन, और एक है मंगोल चाइनीज, मंगोलियन। तो मंगोलियन होमोसैपियंस है, नीग्रो होमोसैपियंस, एशियन होमोसैपियंस, कॉकेशियन होमोसैपियंस। पर वैरायटी 4। एक को अंग्रेज बोल रहे हो, एक को एशिया का बोल रहे हो, एक को काला बोल रहे हो, और एक को बोल रहे हो छोटी आंख वाला। बताओ, सब होमोसैपियंस है। जब भी किसी स्पीसीज में वैरायटीज आएंगी, क्या आएंगी? वैरायटीज। वो हमेशा जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी से आएंगे, क्योंकि स्पीसीज क्या है? सेम। अब आम सारे मैंगीफेरा इंडिका हैं, लेकिन कोई दशहरी, कोई सफेदा। तो इंडिया में टोटल कितने स्ट्रेन? 1000। 50,000 मैंगो नहीं, 1000। चावल सारे एक जैसे हैं? यस और नो? नो। तो बताओ, उनकी स्पीसीज एक जैसी है? नाम बचाओ। ओराइजा सटाइवा। लेकिन कितनी वैरायटीज? 50,000। बताओ, बासमती राइस और देसी राइस एक ही स्पीसीज है? यस, स्पीसीज एक ही। क्या पढ़ाने पर बता तो रहे ना, आधे टाइम तो आपको खुद ही नहीं मालूम होता आप पढ़ क्या रहे। आप केवल टीचर के बहकावे में आते हो, और इसी वजह से टीचर स्मार्ट प्ले करते हैं। वो तुमको पता ही नहीं लगने देता कि क्या तो उनको आता है, क्या उन्होंने नहीं पढ़ा है। और यकीन मानो नहीं आता, होता है कई बार। पर जो बच्चा एनसीईआरटी पकड़ लेता है, वो टीचर का टेटुआ पकड़ा रहता है, सर ये बताओ ये क्या है। फिर टीचर कहता कल बताएंगे, कल नहीं आज ही बताओ। अब वो कल पढ़ के आएगा तो बताएगा। तो कभी पूछा जाए स्पीसीज सेम हो, वैरायटी अलग हो, जेनेटिक। फिर पूछा जाए इकोसिस्टम एक ही है, जैसे इस इकोसिस्टम का नाम है लेक्चर थिएटर। यहाँ मच्छर भी है सर, यहाँ दीमक भी है, यहाँ होमोसेपियंस भी है, चींटी भी है। तो बताओ, ये सारी स्पीसीज एक की अलग 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 विद इन वन इकोसिस्टम, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। और ऐसे लेक्चर थिएटर काकादेव में बहुत सारे हैं। यस और नो? तो सबकी अल्फा अलग अलग है। पर जब हम बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो एक्सचेंज होता है। ये क्या है? और पूरे काकादेव की गामा, जो कि कोटा से कम है, नहीं आया तो कोटा की गामा, हमारी गामा, लेकिन अकबरपुर से। अकबरपुर क्या है? एक टाउन है जहां पर कोचिंग है, छोटी छोटी। अम्बेडकर नगर, गोरखपुर की ज्यादा है हमसे, तो इलाहाबाद से ज्यादा है। हाँ हाँ, बस बस बस, आप सुनो, अरे बस।
साइंटिस्ट का नाम एडवर्ड विल्सन। 3 बायोडाइवर्सिटी है। नाउ अगला टॉपिक है हाउ मैनी स्पीसीज, कितनी स्पीसीज डिस्कवर्ड है और कितनी बाकी हैं। टाइम मैंने ज्यादा ले लिया इस टॉपिक में। बोलते हैं IUCN का एक डाटा है, IUCN फुल फॉर्म है, इट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। IUCN का 2004 का डाटा है। 2004 में कैलकुलेशन हुआ था, उसके बाद भी हुआ होगा, लेकिन हमारे पास 2004 का डाटा है। IUCN का ये डाटा कहता है कि इस दुनिया में डिस्कवर्ड स्पीसीज, प्रेजेंट स्पीसीज की डिस्कवर्ड, पहली बात तो प्रेजेंट मत लिखना, डिस्कवर्ड स्पीसीज, इट इज लिटिल मोर देन 1.5 मिलियन, लिटिल मोर देन 1.5 मिलियन। और अगर आपको NCERT का पहला चैप्टर याद है, लिविंग वर्ल्ड, तो उसमें दिया गया इट इज अबाउट 1.7 मिलियन टू 1.8 मिलियन। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, बोलो क्या? तो हिंदी में सुन लो, 17 लाख से 18 लाख स्पीसीज डिस्कवर्ड हो चुकी हैं। These are the discovered species. तो पूरे विश्व में, पूरी धरती में अब तक 17 से 18 लाख स्पीसीज को डिस्कवर किया जा चुका है, और डिस्कवर करके IUCN के डाटा में लिखा जा चुका है। ये एक बुक है, और इस बुक को बोलते हैं इन्वेंटरी और द स्पीसीज इन्वेंटरी। शब्द सुनिएगा, स्पीसीज इन्वेंटरी, यानी हमको जो स्पीसीज मिलती जाती हम इस बुक में लिखते जाते हैं, और ये डाटा IUCN के पास प्रिजर्व है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। और ये स्पीसीज रोज नई खोजी जा रही है। और अगर आप लोग नेट जियो देखते हैं, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल, या फिर एनिमल प्लेनेट देखते हैं, तो ये साइंटिस्ट इसी काम पे लगे हुए हैं। वो जो नेशनल ज्योग्राफिक के चैनल में, डिस्कवरी चैनल में आपको प्लांट वैज्ञानिक, एनिमल वैज्ञानिक दिखाए जाते हैं, दे आर हाईली पेड, बहुत पैसा मिलता होगा, जंगलों में पड़े रहते हैं, नई नई स्पीसीज ढूंढते रहते हैं, और नई नई स्पीसीज को काउंट कराते रहते हैं। IUCN का डाटा हमेशा घट रहा है कि बढ़ रहा है? बोले अब तक 17 लाख से 18 लाख स्पीसीज, 1.7 टू 1.8 लाख स्पीसीज डिस्कवर हो चुकी। बोले कहां से डिस्कवर हुई हैं? अर्थ से। कहां से? अब अर्थ को एक बार और मेरे लिए देखिए, देखेंगे? चलिए, बोलते हैं अगर तुम अर्थ को कुछ 5 या 6 जोन में बांटो, तो बीचों बीच निकलता है इक्वेटर। मैं पहले पढ़ा चुका हूं। इसके अलावा बहुत सारी हाइपोथेटिकल लाइन यहां से पास होती हैं, लेकिन मैंने उनको अपनी तरीके से बांटा है। हो सकता है ये रियल ना हो, पर सुनोगे सही ढंग से। इक्वेटर के आसपास दोनों तरफ लगभग 20 डिग्री, कितना? 20 डिग्री। 0 से 20 नॉर्थ, 0 से 20 साउथ। ये एरिया ट्रॉपिकल है। बोलो कैसा है? ट्रॉपिकल। बिल्कुल शांत रहिएगा। आप 20 से 40 ऊपर और बढ़ो, 20 से 40 यहां ऊपर बढ़ा जाए, 40 डिग्री लैटिट्यूड में चल रही है। ये रहा नॉर्थ और ये साउथ। इट इज सब ट्रॉपिक। ये भी बेटा ट्रॉपिकल रीजन में भी आता है, लेकिन मैंने इसको सब ट्रॉपिक में लिख रखा अपनी समझ के लिए, हमारी समझ, अपनी समझ के लिए। फिर बोलते हैं 40 से 60, लगभग 20 डिग्री और चलो,
तो आपको जो रीजन मिलेगा इट इज नोन एज टेम्परेट। ये भी है टेम्परेट। और बोलते हैं 60 से 80 85 तक जाओ और 85 तक जाओ कोई, लेकिन मैं 80 लेके चलता हूं कि हर जगह 20 लेके चलना। तो 60 से 80 85 तक जाइए, इट इज नोन एज सब पोलर। ये मेरा तरीका है पढ़ने का, ये रियल तरीका नहीं है, बुक में ढूंढोगे ऐसा नहीं मिलेगा, मैं केवल तुम्हें पढ़ा रहा हूं। इट इज नोन एज सब पोलर। और ये जो 90 डिग्री नॉर्थ है और 90 डिग्री साउथ है, इट इज पोलर। इट इज पोलर, दोनों तरफ के पोलर एरिया। और इस तरफ का पोलर एरिया कहलाता है आर्कटिक। आर्कटिक। और इस तरफ का एंटार्कटिक। कुछ कुछ इतना दिमाग में आइडिया रखोगे तो काम बन जाएगा तुम्हारा। हाँ, एसी बंद करा दे बेटा। अब एसी बंद कराने के लिए बटन मेरे पास नहीं है, जाके बंद करा दो, जाओ। आप ध्यान सुनो, दुनिया के सबसे घने जंगल ट्रॉपिक रीजन में है। ये देखो, ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिक रीजन में दुनिया के सबसे घने जंगल है। और इन रीजन में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो स्पीसीज हैं, इनकी इन्वेंटरी कंप्लीट नहीं है। व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स कि कितनी स्पीसीज जो ढूंढी गई हैं वो पूरी नहीं है। जितनी ढूंढी गई हैं उनसे लगभग 70% स्पीसीज अभी तक ढूंढी ही नहीं गई। यानी यहां से केवल 10 to 20% स्पीसीज को ढूंढ पाए। यानी अभी भी इन जगहों की ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की स्पीसीज ढूंढी जानी बाकी है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट दुनिया के सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी वाले फॉरेस्ट है। डाइवर्सिटी मैक्सिमम है। और यहां की स्पीसीज इन्वेंटरी कंप्लीट नहीं है, इनकंप्लीट है। ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनो। क्योंकि इससे हमें यह पता चलता है कि जो ये 17 से 18 लाख स्पीसीज हमें मिली हैं, ये स्पीसीज पूरी स्पीसीज का लगभग 20% ही है। कितना है? यानी 80% स्पीसीज अभी हैं लेकिन ढूंढी नहीं गई। ढूंढी नहीं गई है। इसका मतलब नई स्पीसीज मिलने के चांसेस कहां पर हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो अब वैज्ञानिक पूछते हैं कि कितनी नई स्पीसीज यहां मिल सकती हैं। तो बोलते हैं पता नहीं कितनी होंगी, जब मिलेंगी तब बताएंगे। बोले गेस लगाओ। बोले गेस लगाने का कोई ना कोई एक आधार होना चाहिए। बोले आधार बनाओ टेम्परेट रीजन। कौन सा रीजन? क्योंकि टेम्परेट रीजन की इन्वेंटरीज आर मोर कंप्लीट। कंप्लीट, टोटली कंप्लीट नहीं, मतलब मोर कंप्लीट। टेम्परेट रीजन की जो इन्वेंटरीज हैं दे आर मोर कंप्लीट। अब कुछ लोग भूल गए होंगे व्हाट इज इन्वेंटरी। हमने बोला था जो नई स्पीसीज ढूंढी जाती हैं वो IUCN के डाटा में रखी जाती है, किताबें लिखी जाती हैं, इन्हें इन्वेंटरी बोलते हैं। कहां की इन्वेंटरी? यानी कहां की ज्यादातर स्पीसीज डिस्कवर्ड हैं? टेम्परेट। कहां की? टेम्परेट रीजन की ज्यादातर स्पीसीज डिस्कवर कर ली गई। हम मानते हैं टेम्परेट रीजन की ज्यादातर स्पीसीज हमने ढूंढ रखी। कहां की नहीं ढूंढ पाए? हाँ? और हम जानते हैं सब पोलर और पोलर रीजन में तो स्पीसीज बहुत ही कम है। तो हम कहते हैं टेम्परेट रीजन को ट्रॉपिक रीजन से कंपेयर करो। किससे? और मान लो टेम्परेट रीजन और ट्रॉपिक रीजन में डिफरेंस 10 गुने का है कि यहां पर 1 मीटर स्क्वायर में 1 स्पीसीज मिल रही और यहां पर 1 मीटर स्क्वायर में 10 स्पीसीज मिल रही। तो ये गैस क्रिएट करो
कि इतना जोग्राफिकल एरिया में एक स्पीसीज है, तो इतने जोग्राफिकल एरिया में 1 मीटर स्क्वायर में एक है, तो यहां पर 1 मीटर में है 10, तो मान लो यहां पर 10 मीटर स्क्वायर है, तो 10 गुणे 10 100। तो एक एजुकेटेड गेस लगाया गया, बुक में यही लिखते हैं एजुकेटेड गेस, और हम लोग गैस लगाकर बताते हैं कि लगभग 40 मिलियन से 50 मिलियन, बुक देखो, 20 से 50 मिलियन स्पीसीज अभी मिल सकती हैं। यानी कि जो अभी आपको 17 लाख से 18 लाख स्पीसीज दिख रही हैं, 2 करोड़ से 5 करोड़ स्पीसीज हो सकती हैं। ये एक गैस लगाया गया। कैसे लगाया गया? जब हमने क्या कंपेयर किया, टेम्परेट रीजन की बायोडाइवर्सिटी को किससे? जब 20 से 50 मिलियन स्पीसीज का गेस लगाया गया तो लोगों ने कहा नहीं नहीं इतना नहीं होगा यार, ये तो ज्यादा बोल दिया। कई बार हम लोग बहुत बड़ी बड़ी छोड़ देते हैं ना, हमारे पिताजी के पास इतना पैसा अमेरिका खरीद ले, बोले रुको रुको रुको, बोले बोल दिया तो बोल दिया, तो बोले इतनी स्पीसीज नहीं है। फिर एक साइंटिस्ट आए रॉबर्ट मे, क्या बोला? इन रॉबर्ट मे ने कैलकुलेशन बताई। ये कैलकुलेशन आगे स्पीसीज एरिया ग्राफ में दिए गए, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट उनकी मदद से। तो रॉबर्ट मे ने कहा कि नहीं नहीं 20 से 50 मिलियन स्पीसीज नहीं, लगभग 7 मिलियन स्पीसीज इस धरती में, 7 मिलियन स्पीसीज। और तब वो कहते हैं कि लगभग 70 लाख स्पीसीज, कितनी इस धरती में है, और इन 70 लाख स्पीसीज में कितनी डिस्कवर्ड है? 17 से 18। तब वो कहते हैं लगभग 22% स्पीसीज डिस्कवर्ड है। लगभग 22% स्पीसीज हम डिस्कवर्ड कर चुके हैं, और लगभग 78% स्पीसीज येट टू डिस्कवर्ड। तब बुक कहती है कि जो 78% स्पीसीज हैं वो मिलेंगी कहां? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। कहां पर? तो कहते हैं हम जैसा बुद्धू दुनिया में कोई है नहीं। बोले क्यों? क्योंकि हम सबसे ज्यादा जंगलों की कटाई कहां कर रहे हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और अगर जंगल कट रहे हैं तो स्पीसीज बच रही हैं कि एक्सटिंक्ट हो रही है? और ऐसी ऐसी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रही हैं जिनको अभी तक ढूंढा ही नहीं गया। तो हो सकता है कि जंगल कट जाए और जो स्पीसीज ढूंढी नहीं गई वो कभी मिल भी ना पाए, और हमें पता भी ना चल पाए कि स्पीसीज यहां एग्जिस्ट करती थी। तो बुक कहती है कि एक लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में 70 लाख किताबें हैं। कितनी? जिनमें से 17 से 18 लाख किताबों के टाइटल पढ़ पाए। किताबें पढ़ पाए कि टाइटल? किताब का केवल नाम पढ़ पाए। समझे? यानी अगर 70 लाख में से तुम 20 लाख हटा लो तो कितनी बची? 50 लाख। 50 लाख किताबों का तो अभी टाइटल भी नहीं पढ़ पाए हो और लाइब्रेरी में आग लगा रहे हो। नहीं समझ में आया कि ये नेचर एक लाइब्रेरी है जिसमें 7 मिलियन स्पीसीज हो सकती हैं, जिसकी लगभग 2 मिलियन स्पीसीज का केवल नाम बता पाए हो। तो क्या नाम, टाइटल? तो अभी कितनी मिलियन स्पीसीज और बाकी हैं? 5, जो अभी येट टू डिस्कवर है, डिस्कवर होना है। और आपने जंगल काटने चालू कर दिए। बताओ ये स्पीसीज कभी मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। तो बोलते हैं एक लाइब्रेरी है, ये बिल्कुल वैसा है। नेचर एक लाइब्रेरी है जिसमें 70 लाख किताबें हैं, जिनकी अभी तुम केवल 18 लाख किताबों के टाइटल पढ़ पाए। किताबें पढ़ पाए, टाइटल पढ़ पाए। और लगभग 50 से 52 लाख किताबों के टाइटल ही नहीं पढ़ पाए, और आपने लाइब्रेरी में आग लगा दी। कुछ बोलते हैं आग का लगा दी,
क्योंकि हमने जंगलों को काटना चाहिए। बताओ सही है कि गलत? आने वाली जनरेशंस को पता भी नहीं चल पाएगा कि इस दुनिया में डोडो नाम की एक बर्ड थी जो मॉरिशस में थी। देख पाएगा? मॉरिशस से डोडो निकल ली। और अगर इसी तरीके से टाइगर इंडिया से गए तो इंडिया में टाइगर बचेंगे नहीं। और बोल रहे तुम लोग गलतियां कर रहे हो। सोचो वो गौरैया, पता नहीं तुम्हारा बचपन तुमने नहीं जानते, मैं अपना बचपन जानता हूं। वो हमारे आंगन में रहती थी गौरैया, क्योंकि पंखे नहीं थे तो उन आंगन में घोंसला बना के रहती थी। अभी घर में गौरैया दिखती है? यस। किस लोगों के जिनके घरों में दिखती है वो सौभाग्यशाली है। हम लोग के घरों में गौरैया नहीं दिखती, स्पैरो गांव में दिखती है। और अगर गांव में भी पंखे चलने लगे घरों के अंदर तो वो हमारे आंगन में रहती है और आंगन में घोंसला बनाती है और उड़ती है तो पंखे से टकराती मर जाती है। तो वो घोंसला बाहर बनाती, आफत है, बाहर उसे चील खा जाता है। अंदर पंखा, बाहर बड़े पंछी। बताओ बचेगी कि गायब? गिद्ध सुना है? एक समय पर हर जगह दिखता था, आजकल तो बड़ा रेयर है किसी ने गिद्ध देखा हो। इसका मतलब इस दुनिया में स्पीसीज बढ़ रही हैं कि घट रही हैं? घट रही हैं। तो हम लोग बोलेंगे स्पैरो हुआ करती थी, ओरी चिड़ैया, गाने गाएंगे अंगना में फिर आ जाए। कुछ नहीं है, समझे? तो बताओ कितनी स्पीसीज डिस्कवर्ड हैं? 1.7 to 1.8 मिलियन। क्या इनकी इन्वेंट्रीज बनाई गई? IUCN में? व्हाट इज IUCN? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल। पक्का ध्यान से सुनना। इसमें सारी स्पीसीज दी हैं कि डिस्कवर्ड? और भी डिस्कवर होनी बाकी है। कहां से? पूरी धरती में, लेकिन ज्यादातर कहां से? ट्रॉपिकल में। कहां की इन्वेंट्रीज मोर कंप्लीट है? कहां की नहीं है? ट्रॉपिकल। कंपेयर किया गया, एक गेस लगाया गया। कुछ लोगों ने कहा कितनी स्पीसीज मिल सकती हैं? 20 से 50। और कहीं उनकी बात सही है तो और आफत है। वो 2 करोड़ से 5 करोड़ स्पीसीज मानते, तब तो और आफत। फिर रॉबर्ट में कहते हैं 2 करोड़ से 5 करोड़ स्पीसीज नहीं है, लगभग कितनी? 7 मिलियन। और बोलते हैं 7 मिलियन का 22%, कितना? जो कि लगभग 17 लाख से 18 लाख है, वो डिस्कवर्ड है। कितना डिस्कवर्ड नहीं है? 78%। इट इज येट टू डिस्कवर। खैर, जो नहीं खोजा जा सका उसके बारे में बात में, जो खोजा गया मतलब 1.7 to 1.8 मिलियन में क्या क्या खोजा गया, बोले इसकी भी लिस्ट है। लिस्ट ये है कि ये जितनी भी स्पीसीज खोजी गई हैं, इनमें से लगभग 30% प्लांट है। लगभग 30% प्लांट है और लगभग 70% एनिमल है। तो 17 लाख से 18 लाख स्पीसीज में से 70% एनिमल है, लगभग 30% प्लांट स्पीसीज है। और बोलते हैं 70% एनिमल का 70% ये है इंसेक्ट। मैंने ऑर्थ्रोपोडा बोला? ऑर्थ्रोपोडा नहीं बोला, क्या बोला? इंसेक्ट। यानी ऑर्थ्रोपोडा का भी एक क्लास इंसेक्टा। एंड रेस्ट इज अदर एनिमल। 30% अदर एनिमल। तो बुक लिखती है कि अगर इस दुनिया में 10 एनिमल हैं, कितने? तो उसमें 7 कौन है? इंसेक्ट। और 3 एनिमल दूसरे हैं। और दूसरे एनिमल की लिस्ट भाई साहब बहुत बड़ी है, अगर बुद्धि सही है तो। पोरीफेरा, सीलेंटेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थेस, एस्केहेलमिन्थेस, नीमेट, एस्केहेलमिन्थेस के बाद एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा में बाकी एक्सेप्ट इंसेक्ट
मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, सब किसमें? 3 एनिमल, बाकी अकेले 7 कौन है? इंसेक्ट। समझे? अब सुनो, प्लांट में भी बेटा इन्होंने 5 ग्रुप बनाए हैं प्लांट के, रादर 6। तो वैसे तो मैं 5 पढ़ाता हूं क्योंकि मैंने प्लांट किंगडम में 5 ही पढ़ाए हैं। नाम याद है? एक कौन? एल्गी, ब्रायो, एल्गी के बाद ब्रायो, टेरिडो, टेरिडो के बाद जिम्नो, जिम्नो के बाद एंजियो। लेकिन आपकी बुक प्लांट में फंजाई को भी लेके चल रही, तो तुम भी ले लो फंजाई। बोलते हैं एल्गी, फंजाई, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। इनमें से बुक कहती है टेरिडोफाइटा हटा दो। अब कौन बचा? एल्गी, फंजाई, ब्रायो, जिम्नो, एंजियो। क्या हटाया? ये अकेले 22% हैं, 22%। 22%। सारे डाटा मुझे चाहिए, बुक ने जो जो लिखा है। 17 लाख से 18 लाख स्पीसीज में से 30%, लगभग 30%, 30% नहीं, लगभग 30% कौन? प्लांट। 70% इंसेक्ट, एनिमल। एनिमल में भी एनिमल का 70% इंसेक्ट, 30% अदर एनिमल। अदर एनिमल है। बिटिया उधर देखने से कोई मतलब नहीं है। दिक्कत में हो, बैग उठाओ, निकलने दो। ये तो कष्ट तुमने अपनी जिंदगी में खुद ओढ़े हैं ना। जब तुमने मम्मी से कहा था कि मम्मी हम डॉक्टर बनेंगे, उसी दिन तुमने अपनी जिंदगी को कोड़ बना लिया था। अब काहे के लिए टाइम देखती हो? घड़ी 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 देखती हो। अनुप्रास अलंकार। बिटिया जीना या मरना, इसके सिवा अब यहीं रहो। इधर देखने वाले लोग ये बड़ी जिंदगी से अपने निराश है और वो सोच रहे हे भगवान कहां फंसा दिया। आप ध्यान सुनो, इनको ध्यान सुनना। अब मैं पढ़ाने का क्राइटेरिया बदल रहा हूं। बदलूं? चलो, जब भी आज के बाद से मैं एनिमल बोलूं, तुम एनिमल को 2 ग्रुप में बांटना। एक इनवर्टिब्रेट और दूसरा वर्टिब्रेट। जो लोग इस तरीके से डाटा लर्न करेंगे वो कभी रट्टा नहीं मारेंगे। एक कौन? इनवर्टिब्रेट। दूसरा वर्टिब्रेट में 5 लोगों के नाम लिखना। कितने? 5। चलो बोलो। फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल। और अगर बर्ड्स को कर दो एव्स तो फार्म। बोलो। फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एव्स, मैमल। बेटा ध्यान से। और इनवर्टिब्रेट का मतलब है पोरीफेरा टू इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा इंक्लूडिंग आर्थ्रोपोडा। जवाब नहीं आ रहा इसका मतलब मरोगे तो। पोरीफेरा इज इनवर्टिब्रेट, सीलेंटेटा इनवर्टिब्रेट, आर्थ्रोपोडा, इंसेक्टा इनवर्टिब्रेट। इसका मतलब दुनिया में इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट में ज्यादा कौन? और इनवर्टिब्रेट में सबसे ज्यादा इंसेक्ट। तो बोलते हैं फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल और मैमल। किसको हटा दो? बर्ड्स। फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल और मैमल दुनिया में इतने कम है, इनवर्टिब्रेट इतने ज्यादा हैं, ये वाले एनिमल इतने कम है कि अकेले फंजाई को नहीं संभाल पाएंगे। द स्पीसीज ऑफ फंजाई इज मोर देन फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, मैमल। तो कल को कोई पूछे, अगर एक जगह तुम फंजाई की स्पीसीज लिख दो तो स्पीसीज ऑफ फंजाई इज ग्रेटर देन फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल एंड मैमल। किसे नहीं जोड़ा?
बर्ड्स को। और फिर उन्होंने 3 डायग्राम बनाए और मैं वो डायग्राम बनाऊंगा, पर पहले ये डाटा चाहिए मुझे। चलो ये डाटा देना है। IUCN के डाटा ने बताया कितनी स्पीसीज डिस्कवर्ड है, 1.7 to 1.8 मिलियन। हिम्मत रखना, सब आ जाएगा। 17 लाख से दो ग्रुप बनाए, प्लांट एनिमल बनाए, एकदम ध्यान से, प्लांट और एनिमल। प्लांट में लगभग 30, एनिमल में 70% का 70% इंसेक्ट, 30% अदर एनिमल। अदर प्लांट के अदर एनिमल, हर 10 एनिमल में 7 इंसेक्ट, 3 अदर। प्लांट लगभग 30 हैं, लेकिन प्लांट में इन्होंने 5 लिए कि 6? एल्गी, फंजाई, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। फिर उन्होंने कहा टेरिडो हटा दो। कौन? तो उन 30% में लगभग 22% कौन कौन? एल्गी, फंजाई, ब्रायो, जिम्नो, एंजियो। पक्का? अब खुद सोचो, जितने लोग होशियार हैं सोचेंगे कि 30% ये, 70% वो, तो एनिमल तो 70% है, लेकिन 70% का 70% कौन? इंसेक्ट। तो बाकी वर्टिब्रेट बताइए, कम की ज्यादा? कम। इसका मतलब फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एप्स एंड मैमल, कम की ज्यादा? कम। वो बोले उनका कंपेयर किससे करो? फंजाई। खाली किसको हटा दो? बर्ड्स को। कौन भारी पड़ेगा? और इसका डाटा उन्होंने एक ग्राफ बना के सिखाया। पहले इन्होंने इनवर्टिब्रेट का ग्राफ बनाया, इनवर्टिब्रेट्स, और इन्होंने बोला इनवर्टिब्रेट का मैक्सिमम परसेंटेज, दे आर द इंसेक्ट। सबसे ज्यादा इस दुनिया में इंसेक्ट इनवर्टिब्रेट्स। फिर इन्होंने बताया मोलस्का, दूसरे नंबर पे मोलस्का। फिर इन्होंने बताया क्रस्टेशिया। अगर आप क्रस्टेशिया नहीं समझते तो मैं बता दूं, ये भी आर्थ्रोपोडा के मेंबर हैं, लेकिन एक्वाटिक। बोलो कैसा? पानी में रहने वाले आर्थ्रोपोडा, दे आर नोन एज क्रस्टेशिया। जैसे झींगा मछली, क्रैब, क्रैब समझते हो? किंग क्रैब, ये सब आर्थ्रोपोडा के मेंबर हैं और पानी में रहते हैं, क्रस्टेशिया हैं। तो मोलस्का। और ये रहे अदर एनिमल, और अदर एनिमल में भी वर्टिब्रेट की इनवर्टिब्रेट? हाँ, इनवर्टिब्रेट। बताओ यहाँ फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। ये ग्राफ बुक में देखो, ये केवल इनवर्टिब्रेट का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? इनवर्टिब्रेट। फिर इन्होंने वर्टिब्रेट का भी ग्राफ बनाया है, और वर्टिब्रेट में कितने लोग? 5, भूल गए? कौन? फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल। बहुत ध्यान से सुनना, लगभग सारे वर्टिब्रेट का 50% कौन है? फिश। इस दुनिया में सबसे ज्यादा फिश किसमें? इनवर्टिब्रेट में कि वर्टिब्रेट? वर्टिब्रेट। फिर एम्फीबिया और मैमल लगभग बराबर। एम्फीबिया, बर्ड्स, सॉरी एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल। तो एम्फीबिया और मैमल लगभग बराबर, और बर्ड्स फिश के बाद दूसरे नंबर पर, और ये रहे रेप्टाइल्स। तो तुम्हें क्या सीखना वो मैं तुम्हें बता दे रहा हूं। अगर वर्टिब्रेट में पूछा जाए तो सबसे ज्यादा फिश, पक्का। दूसरे नंबर पे बर्ड्स, एम्फीबिया और मैमल लगभग बराबर, और उसके बाद रेप्टाइल। रेप्टाइल का अमाउंट बर्ड्स और सॉरी एम्फीबिया और मैमल से ज्यादा। बुक में देख लो। अब बात आते हैं प्लांट, और प्लांट में इन्होंने 5 लोग लिए कि 6? वैसे तो प्लांट किंगडम में विटेकर के 5 होने चाहिए। बोलो कौन? एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो।
लेकिन इन्होंने फंजाई भी इंक्लूड किया। गौर से देखोगे तो तुम्हें एंजियोस्पर्म और बुक दिखाओ, एंजियोस्पर्म और फंजाई लगभग बराबर बराबर है। ये रहे फंजाई और ये रहे एंजियोस्पर्म। इसके बाद मॉसिस एंड फर्न एकदम साथ। मॉसिस मतलब टेरिडोफाइटा की ब्रायोफाइटा? हाँ, ब्रायोफाइटा। और फर्न मतलब टेरिडोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, फंजाई। और ये बचे कौन? एल्गी। और इन्होंने लाइकेंस को अलग रखा। इट इज लाइकेंस। सी दिस। और फिर इन्होंने फंजाई को कंपेयर किया। किसको कंपेयर किया है? वर्टिब्रेट की इनवर्टिब्रेट? वर्टिब्रेट। और वर्टिब्रेट में किसको छोड़ दिया? बर्ड्स को। अब कौन बचा? फेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, मैमल। एक साथ रखो। फंजाई के बराबर है कि कम? तो ये बोले सर इसका ग्राफ तो छोटा लग रहा। नहीं, ये प्लांट के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन है, ये इनवर्टिब्रेट के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन है, ये वर्टिब्रेट के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन है। सो इन ग्राफ से एक बार डायग्राम से क्वेश्चन आ चुका है। एक बार डायरेक्ट डायग्राम में यहां पर लिख दिया गया था व्हाट इज बी, यहां बी लिख दिया गया था। बोला बी क्या है? बोलो क्या है? क्रस्टेशिया। खैर ये डायग्राम तुम भूल जाओगे, लेकिन क्या नहीं भूलोगे? जो बेटा डाटा दिया था, याद है? चलो बताओ, डाटा बता पाओगे? इस दुनिया में कितनी स्पीसीज डिस्कवर हैं? 17 लाख से 18 लाख स्पीसीज डिस्कवर हैं, जिनका लगभग 30%, 70%, 70% का 70% इंसेक्ट है। बिल्कुल ध्यान सुनना, 70% इंसेक्ट है। 10 एनिमल में 7 इंसेक्ट, 3 दूसरे। तो आदर के लिए बहुत ज्यादा कि बहुत कम? बहुत कम। यानी एक फाइलम अकेले 73% लेके जाता है और बाकी 10 फाइलम 30%। तो बताओ वर्टिब्रेटा को बहुत कम मिला कि बहुत ज्यादा? बहुत कम। फिर यहां लगभग 30% प्लांट में 22%। टेरिडोफाइटा हटा दो, कौन? एल्गी, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। कितने? 22%। और फिर कंपेयर किया गया कि इनवर्टिब्रेट बहुत ज्यादा, उसमें भी आर्थ्रोपोडा बहुत ज्यादा, वर्टिब्रेट बहुत कम। और वर्टिब्रेट में 5 लोग, फेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल। किसको हटा दो? बर्ड्स। कंपेयर करो किससे? फंजाई। कौन भारी पड़ेगा? फंजाई। तो अगर बोला जाए प्लांट में सबसे ज्यादा कौन? फंजाई और एंजियोस्पर्म। और एनिमल में सबसे ज्यादा कौन? सबसे ज्यादा इंसेक्ट। और वर्टिब्रेट में सबसे ज्यादा कौन? फेस। दूसरे नंबर पे बर्ड्स। अभी नहीं आया? वर्टिब्रेट में सबसे ज्यादा फेस, दूसरे नंबर पे बर्ड्स। एम्फीबिया और मैमल लगभग बराबर। इसके बाद इसके पहले रेप्टाइल्स। आप सुनो कि अगर कहीं स्पीसीज की डेफिनेशन में मोनेरा आ जाए तो आफत हो जाएगा। और स्पीसीज की डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाई थी, याद है? पक्का याद है? चलो भाई आप खड़ा विद ब्लैक कैप। नो पीछे। यस, स्पीसीज। अरे हम स्पीसीज ही काउंट कर रहे हैं। कितनी स्पीसीज? 17 लाख से 18। मैंने आपको जब स्पीसीज की डेफिनेशन बताई थी तो वो क्या थी? खड़े हो।
They are the group of morphological similar individual. Yes or no? Which can interbreed in nature to produce offspring, which must be fertile. मैंने बोला था 5 बातें. पहली बात तो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर, इंटरब्रीड, नेचर, ऑफस्प्रिंग, फर्टाइल. बैठिए. और इंटरब्रीड का मतलब होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. कौन सा रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल. तो इसका मतलब है हम स्पीसीज उन्हीं को मान रहे हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और इसी वजह से इस डेफिनेशन में बैक्टीरिया नहीं आ पाते. आप बोलेंगे सर बैक्टीरिया क्यों नहीं आ पाते? क्योंकि बैक्टीरिया के पास ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, गैमीट फॉर्मेशन, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन नहीं होता. बैक्टीरिया के पास प्रिमिटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसे क्या बोलते हैं? कंजुगेशन. फिर से बोलो. एंड कंजुगेशन को इंटरब्रीड कैटेगरी में नहीं ऐड करते, और इस वजह से बैक्टीरिया स्पीसीज की डेफिनेशन में फॉलो नहीं होते. इसका मतलब इन 17 लाख से 18 लाख स्पीसीज में एक किंगडम को नहीं इंक्लूड किया गया. वो बोलो. मोनेरा. फिर से, इन 17 लाख से 18 लाख स्पीसीज में किस किंगडम को नहीं इंक्लूड किया गया? मोनेरा. और कहते हैं कहीं धोखे से बैक्टीरिया और मोनेरा को भी हम इंक्लूड कर लें स्पीसीज इन्वेंटरी में तो तुम मर जाओगे, क्योंकि मिलियंस ऑफ स्पीसीज तो केवल बैक्टीरिया की हैं. इन्वेंटरी और बढ़ जाएगी. इसीलिए कहते हैं कि मोनेरा को हमने इंक्लूड किया कि नहीं किया? नहीं किया. घर जाके लाइनें पढ़ना. तो जो 17 लाख 18 लाख स्पीसीज है उसमें कौन सा किंगडम नहीं है? मोनेरा. हटाएं. अब सुनो. बोलते हैं ये तो पूरी दुनिया की बात हो गई, अब हमारी इंडिया की बात सुनो. बोलते हैं इंडिया पूरे अर्थ का, फुल अर्थ का 2.4% ज्योग्राफिकल एरिया रखता है. पूरी धरती में इंडिया के पास जो लैंड है, इंडिया के पास जो धरती है वो पूरी धरती का 2.4% है. लेकिन हम खतरनाक रूप से पूरी धरती का 8.1% बायोडायवर्सिटी रखते हैं. तो पूरी धरती का हमारे पास 2.4 ज्योग्राफिकल एरिया है. अगर पूरी धरती का 2.4% भी डाइवर्सिटी होती तो बहुत डाइवर्सिटी होती, लेकिन हम पूरी धरती का 8.1% बायोडाइवर्सिटी रखते हैं. इस हिसाब से हम 12 मैक्सिमम डाइवर्सिटी वाले कंट्रीज में आते हैं. 12 मोस्ट बायोडाइवर्स कंट्रीज में हमारा नाम आता है. दुनिया की नंबर 1 कंट्रीज हैं नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज. कौन सी? ब्राजील एंड ऑल. इन कंट्रीज को नंबर 1 माना गया बायोडाइवर्सिटी में. अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट नाम सुना है? यस. इंडिया का 12वां नंबर. और बोलते हैं इस 12वें नंबर में आते आते हमारे पास लगभग 45,000 प्लांट स्पीसीज हैं. इंडिया में लगभग 45,000 प्लांट स्पीसीज डिस्कवर हो चुकी हैं, और लगभग इसका डबल, ऑलमोस्ट डबल ऑफ प्लांट, लगभग 88 है.
88,000 के आसपास, पर मैं 90 ही लिखूंगा। लगभग 90,000 स्पीसीज एनिमल की हैं, इंडिया में डिस्कवर की जा चुकी। और बोलते हैं अगर हम रॉबर्ट मे का क्राइटेरिया सही माने, भूल गए रॉबर्ट मे? रॉबर्ट मे कहते थे दुनिया में कितनी स्पीसीज, और ये माने कि अभी तक केवल 22% स्पीसीज ही डिस्कवर्ड है। और ये अप्लाई करें इंडिया में, तो क्या इंडिया में अभी और स्पीसीज मिल सकती हैं? यस। बोलते हैं अभी लगभग 1 लाख स्पीसीज ऑफ प्लांट येट टू डिस्कवर्ड, यानी इंडिया में लगभग 1 लाख प्लांट स्पीसीज डिस्कवर होंगी आगे आने वाले समय पर। और बोलते हैं लगभग 3 लाख स्पीसीज एनिमल की मिलने वाली हैं। और फिर वो वही बात कहते हैं कि हम इंडियन लोग इतने मूर्ख कि हम अपनी लाइब्रेरी में आग लगा बैठे हैं। समझे? क्या आग लगा बैठे? हम लकड़ियों को काट रहे हैं, क्योंकि हमें अपने घरों में, अपने फ्लैट में सब कुछ लकड़ी का चाहिए। फ्लोर लकड़ी की, दरवाजे लकड़ी के। सर इवन आपको सर जहां आप कार के अंदर इंटीरियर चाहते हो तो बोलते हो सर वुडन इंटीरियर चाहिए। लकड़ी आएगी कहां से? जंगल से। जंगल कटेंगे, स्पीसीज बचेंगी कि खत्म हो जाएंगे? खत्म। तो बोल रहे बहुत तगड़े डाटा है ये, लर्न करना है। अब बताओ इंडिया में टोटल दुनिया का कितना लैंड, इंडिया में टोटल दुनिया का कितनी बायोडाइवर्सिटी? 8.1। और हमारा नंबर, फिर भी हम इतने सारे कंट्रीज में 12वां नंबर रखते हैं। अभी भी बहुत है, अभी भी बहुत बायोडाइवर्सिटी है। और इस बायोडाइवर्सिटी में हमारे पास अभी जो मिला है वो कितना है? 45,000 प्लांट की स्पीसीज, लगभग 90,000 एनिमल स्पीसीज हैं। और मिलेंगी कितनी? 1 लाख प्लांट और मिलेंगे, लगभग 1,45,000 टोटल हो जाएगा। और लगभग एनिमल कितने मिलेंगे? 3 लाख। तो लगभग 4 लाख एनिमल और मिलने के चांसेस हैं। और हम अपनी लाइब्रेरी को अच्छी बात है नहीं है। तो पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी है, वो हम लोग कल पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं तक। टेक केयर, गुड लक, बाय बाय। ये बंद करो।